हेलो फ्रेंड्स, मैं सुभाष आप सभी का आपके चैनल पहल द लर्निंग पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो वीडियो बनाया हूं वह है हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित। और हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित मैंने इसके पहले 4 वीडियो आप लोगों को उपलब्ध करवाया है, जिसमें पहला था रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, और उसके बाद सेकेंड वीडियो था काल विभाजन एवं नामकरण, जो हिंदी साहित्य का इतिहास का जो नामकरण किया गया है और काल विभाजन है उसके बारे में मैंने बताया था। उसके बाद मैंने थर्ड वीडियो दिया था जिसमें वीर गाथा काल आदिकाल, वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा नाम दिया गया है और आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा दिया गया। इस पर मैंने एक वीडियो आप लोगों को दिया था। और फोर्थ वीडियो अभी हाल ही में मैंने दिया था डॉक्टर नागेंद्र का परिचय एवं काल विभाजन। तो आप लोग ये चारों वीडियो को अच्छे से देखिएगा। और आज का जो वीडियो है वह हिंदी साहित्य का इतिहास का जो 4 काल है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, तो इन 4 काल में से पहला जो काल है आदिकाल, उसी से संबंधित आज का वीडियो है। और हम आज आदिकाल को देखेंगे। आदिकाल में आदिकाल के साहित्य को देखेंगे, उसकी विशेषताओं को देखेंगे, उसके कवि को देखेंगे। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए और वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, एक बात और बोलना चाह रहा था, अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा। आपके लाइक करने से मुझे उत्साह मिलता है और वीडियो बनाने में थोड़ी एनर्जी आती है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं क्या है। देखिए, जैसा मैंने बताया था हिंदी साहित्य का इतिहास, और हम क्या देख रहे हैं तो आदिकाल को देख रहे हैं। तो आदिकाल की शुरुआत में थोड़ा मैं पहले का जो बताया हुआ पॉइंट है उसी को रिपीट करता हूँ, लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए। पहला पॉइंट है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल कहा जाता है। इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हिंदी साहित्य का आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल, चारण काल, सिद्ध सामंत युग, वीरबपन काल, वीरकाल आदि अनेक नामों से विभूषित किया गया है। अनेक विद्वान हुए, हिंदी इतिहास लिखने वाले लेखक हुए, उन्होंने अपने अपने विचार से अपने अपने आधार पर इस कालखंड का नाम अलग अलग दिया है। मैंने इस पर वीडियो पहले ही बताया है आपको, वहाँ जाकर देख लीजिए। जैसे यहाँ पर कुछ बता देता हूँ, वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा नाम दिया गया था, उसी तरह यहाँ चारण काल, सिद्ध सामंत युग, वीरबपन काल, ये सब भी अन्य लेखकों द्वारा दिया गया है। तो इसे याद रखिएगा। देखिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास में, जो हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ रहे हैं उसमें 4 काल है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो इन 4 कालों में से आदिकाल सबसे विवादग्रस्त काल रहा है, मतभेद रहा। और ये मतभेद रहने का ही रीज़न है कि बहुत सारे लेखकों ने अपने अपने मत के अनुसार इस काल का नामकरण किया है। जैसे वीरगाथा काल किसी ने रखा, किसी ने आधुनिक काल नाम दिया, किसी ने चारण काल नाम दिया, किसी ने सिद्ध सामंत, इस तरह सभी ने अपना अपना अलग अलग मत दिया। और इसी के आधार पर कहा जाता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास में आदिकाल सबसे विवादग्रस्त काल रहा। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बनता है। देखिए, अब जो आदिकाल में साहित्य लिखे गए, रचनाएं लिखे गए, उस पर हम आते हैं, एक नज़र डालते हैं। देखिए, आदिकाल में एक तरफ संस्कृत के कवि हुए जिनकी रचनाएं संस्कृत काव्य परंपरा को चरम सीमा पर पहुंचाने का काम किया। सबसे पहले जो रचना आदिकाल में लिखी गई थी वह संस्कृत में लिखी गई थी, और हम सभी जानते हैं कि जो वर्तमान में हिंदी है और उसके पहले अपभ्रंश था, प्राकृत पाली, और उससे पहले संस्कृत था। तो सबसे पहले संस्कृत में रचना की गई थी, और वही बताया जा रहा है कि आदिकाल में संस्कृत के कवि हुए जिनकी रचनाएं संस्कृत काव्य परंपरा को चरम सीमा पर पहुंचाने का काम किया। और उसी के बाद देखिए,
जैसा मैंने बताया था कि अपभ्रंश भी भाषा थी, तो वहीं पर देखिए, वहीं दूसरी ओर अपभ्रंश के कवि उत्पन्न हुए, अपभ्रंश के भी कवि हुए जो अत्यंत सरल और सहज भाषा में, संस्कृत टफ थी उसी के ये में बोला जा रहा है कि अपभ्रंश के कवि हुए जो अत्यंत सरल और सहज भाषा में अत्यंत संक्षिप्त शब्दों में मार्मिक भाव को प्रकट किया। यानी कि संस्कृत के बाद अपभ्रंश भाषा में भी कुछ रचनाएं साहित्य की गई। देखिए ये पॉइंट, इस पर हम आगे विस्तृत पर देखेंगे। इस पॉइंट पर यहाँ पर देखिए, इस काल में एक और सिद्ध साहित्य, वीरगाथा काल में जो साहित्य हम पढ़ेंगे तो उसी पर यहाँ पर बताया जा रहा है कि सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य का निर्माण हुआ। ये सभी जो साहित्य हैं ये धार्मिक आधार पर वर्गीकृत किए हुए हैं, ठीक है। तो एक और सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य का निर्माण हुआ। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन साहित्यों को धर्माश्रय प्राप्त था, जिस कारण से ये फलता फूलता रहा, यानी कि विकसित होता रहा। धर्म से सुरक्षा प्राप्त थी इन तीनों साहित्य को, इसलिए यह फूलता फलता रहा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वहीं दूसरी ओर राजस्थान के चारण कवियों, मैंने डिंगल पर एक वीडियो दिया है, डिंगल भाषा पर, उसमें मैंने चारण कवियों के बारे में आपको बताया है, वहाँ पर देखिएगा उसे अच्छे से, उस वीडियो को भी देखिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वह प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी चैनल पर। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं, वहीं दूसरी ओर राजस्थान के चारण कवियों द्वारा रचित काव्य कौन है, तो वो रासो है। एग्जाम्पल में मैं बताता हूँ, पृथ्वीराज रासो, ठीक है। तो दूसरी ओर राजस्थान के चारण कवियों द्वारा रचित काव्य भी रचे गए। काव्य वो कौन से थे, तो रासो, ठीक है, रासो काव्य रचे गए, जिन्हें राजाश्रय प्राप्त था, यानी कि राजाओं का संरक्षण प्राप्त था, और जिसके कारण वह प्रशंसा का विषय बना रहा। और रासो जो काव्य है, रचनाएं हैं, उसमें क्या है, तो राजाओं की प्रशंसा की गई है, और इसलिए जब राजाओं की प्रशंसा की गई तो राजाओं का आश्रय भी प्राप्त था इस साहित्य को, और इसलिए यह साहित्य प्रशंसा का विषय बना रहा अपने काल में, आदिकाल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस काल में इन दोनों काव्यधाराओं में सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य के अलावा यहाँ रासो साहित्य, इन दोनों के बारे में बोला जा रहा है कि इस काल में इन दोनों काव्यधाराओं से अलग लोक साहित्य की भी रचना हुई। मतलब रीजनल लैंग्वेज में भी उस वक्त कुछ रचनाएं की गई लोक साहित्य की, किंतु इसे लोकाश्रित रहने के कारण, यानी कि लोक साहित्य था तो लोगों पर आश्रित था कि वो उसे विकसित करते हैं, तो वही बोला जा रहा है, इसके लोकाश्रित रहने के कारण सुरक्षित नहीं रह सका और अनेक कारणों से यह साहित्य लुप्त सा हो गया। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन बन गया, देख लीजिए। फर्स्ट जो सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, उसे धर्माश्रय प्राप्त था। फिर वहीं राजस्थान के चारण कवियों के द्वारा जो रासो काव्य है उसे राजाश्रय प्राप्त था, किंतु लोक साहित्य की जो रचना हुई वह लोकाश्रित था, जिस कारण से वह सुरक्षित नहीं रह सका और अनेक कारणों से वह लुप्त हो गया। तो यहाँ आपने देख लिया, इसे अच्छे से देखिए, यहाँ पर से भी बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो रिपीट कीजिए एक बार यहाँ से और इसे पूरा देखने का प्रयास कीजिए। चलिए हम आगे देखते हैं। अब जो हम देखेंगे आदिकाल में जो साहित्य का वर्गीकरण किया गया है प्रवृत्तियों के आधार पर, विशेषताओं के आधार पर, तो वह किस प्रकार किया गया है, तो हम उसी को देखेंगे। देखिए यहाँ मैंने लिखा है, देखिए, आदिकालीन साहित्य परंपरा सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य और रासो साहित्य के आदि के प्रचार करने के लिए विशेष काल माना जाता है। आदिकाल में जो ये सिद्ध साहित्य है, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, इनका प्रचार करने का विशेष काल माना जाता है। आदिकालीन साहित्य का प्रवृत्तियों के आधार पर वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है। बहुत सारी साहित्य की रचना हुई आदिकाल में, तो उन्हें सामाजिक आधार पर, धार्मिक आधार पर इस तरह कर बांटा गया है प्रवृत्तियों के आधार पर। तो देखिए उसे किस प्रकार बांटा गया है,
यहाँ मैंने डायग्राम बनाया है, इसे अच्छे से देखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पर आदिकालीन साहित्य है और आदिकालीन साहित्य को 3 भागों में बांटा गया है। और वो 3 भाग कौन सा है? तो पहला है धार्मिक साहित्य, दूसरा है लौकिक साहित्य और तीसरा है रासो साहित्य, जिसे वीर काव्य बोला जाता है। अभी हमने पीछे भी देखा था, धार्मिक साहित्य धर्माश्रय प्राप्त था, रासो साहित्य को राजाश्रय प्राप्त था और लौकिक साहित्य को लोक साहित्य को लोकाश्रय प्राप्त था। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये 3 भाग में बांटा गया है और तीनों भाग में अब देखिए क्या क्या साहित्य है जिसे हम पढ़ेंगे। इसके कवि से संबंधित कुछ बातें जानेंगे और काव्य से संबंधित कुछ बातें जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले धार्मिक साहित्य में हमें क्या पढ़ना है? तो पहला सिद्ध साहित्य है, दूसरा नाथ साहित्य और तीसरा जैन साहित्य। तो धार्मिक साहित्य में हमें 3 पढ़ना है, ये तीनों को देख लीजिए, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य। उसके बाद हम रासो साहित्य को पढ़ेंगे और रासो साहित्य में हमें क्या पढ़ने के लिए मिलेगा? देख लीजिए, खुमान रासो, परमाल रासो, हमीर रासो तीसरा है, चौथा है विजयपाल रासो, फिर विशलदेव रासो और पृथ्वीराज रासो। तो ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं, ये हम पढ़ेंगे किसमें? तो रासो साहित्य में। और उसके बाद अंत में हम देखेंगे लौकिक साहित्य। और लौकिक साहित्य में हमें क्या देखने को मिलेगा? देखिए पहला ढोला मारूरा दोहा, दूसरा वसंत विलास, तीसरा राउल वेल, चौथा है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, पांचवा है वर्ण रत्नाकर, छठा है खुसरो का काव्य। हम लौकिक साहित्य में खुसरो का काव्य भी पढ़ेंगे और साथ में 7वां विद्यापति की पदावली। ये दोनों भी लौकिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं, तो हम इनके बारे में लौकिक साहित्य के अंतर्गत देखेंगे इसके प्रमुख बिंदुओं को। तो यहाँ आपने देखा आदिकालीन साहित्य को किस तरह से वर्गीकृत किया गया है, प्रवृत्तियों के आधार पर, यह धर्म के आधार पर किया गया है, ये लोक साहित्य के आधार पर किया गया है जनमानस के, और इसे रासो साहित्य को वीरता के आधार पर विभाजित किया गया है। और ये जो रासो साहित्य में जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो साहित्य हैं, इसी के आधार पर इन सभी रासों के आधार पर ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम काल को वीरगाथा काल नाम दिया था। इन्हीं साहित्यों के आधार पर उनका मानना था कि इस काल में सिर्फ वीरता से संबंधित ही रचनाएं हुई हैं और इसी के आधार पर उन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया। तो आप यहाँ पर इसे देख लीजिए अच्छे से, इसे याद रखिएगा किस प्रकार हम पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, जैसा मैंने इसके पहले भी बताया था कि यह जो हिंदी साहित्य का इतिहास है काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो इस पर मैं कुछ पॉइंट बना कर वीडियो लाऊंगा, कई भागों में आएगा। तो देखिए आज मैंने आदिकाल से स्टार्ट किया और आदिकाल में जो साहित्य हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर देख रहे हैं, ये भी काफ़ी बहुत हैं, तो इसे भी एक वीडियो में कंप्लीट कर पाना तो काफ़ी मुश्किल होता, तो इसलिए मैं इस पर भी अलग अलग से वीडियो बनाऊंगा। और आज जो हम देखेंगे, जिस पर आज का वीडियो है, तो हम धार्मिक साहित्य से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और धार्मिक साहित्य में भी सबसे पहले हम किसे स्टार्ट करेंगे? जो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर है, सिद्ध साहित्य। फर्स्ट में जो सिद्ध साहित्य है इससे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और आज हम सिद्ध साहित्य को देखेंगे, नेक्स्ट जैन साहित्य पर लाऊंगा और लास्ट में नाथ साहित्य पर वीडियो लाऊंगा। उसके बाद रासों पर वीडियो होगा और उसके बाद लौकिक साहित्य पर। तो आप इंतज़ार कीजिएगा, मैं वीडियो इस हिंदी साहित्य का इतिहास जो सिलेबस में है इसे पूरा करूंगा। लेकिन मैं एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इसके पहले जो मैंने 4 वीडियो दिया है आपके झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्ज़ाम के लिए, वो 4 वीडियो, उन जो 4 वीडियो हैं उन्हीं से प्रश्न आएंगे, 90% मेरा मानना है, ठीक है। अब जो हम पढ़ रहे हैं, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि इससे नहीं आएंगे, लेकिन जो 4 वीडियो इसके पहले दिए हुए हैं उससे ही ज़्यादातर प्रश्न आने के चांस हैं। और फिर भी आप इसे भी अच्छे से देखिए। तो चलिए आगे देखते हैं और सिद्ध साहित्य के बारे में हम पहले देखते हैं, क्या है सिद्ध साहित्य, क्या है, किनके द्वारा रचना की गई है और सिद्ध कौन हुए, इस पर हम देखते हैं। तो यहाँ देखिए आदिकाल, और हम क्या देख रहे हैं? सिद्ध साहित्य को देख रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि सिद्ध साहित्य की रचना किसने की और जिसने रचना की वो कौन थे। तो जैसा कि यहाँ पर
सिद्ध नाम ही दिया हुआ है, तो सिद्ध के द्वारा जो रचना की गई होगी उसे ही सिद्ध साहित्य कहा जाता है। तो ये सिद्ध कौन थे? तो यहाँ देखिए, सिद्ध परंपरा का जन्म बौद्ध धर्म से हुआ है। ठीक है, इसे याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिद्ध परंपरा का जन्म बौद्ध धर्म से स्टार्ट हुआ है, शुरू हुआ है। यानी कि सिद्ध जो परंपरा है, सिद्ध साहित्य जो परंपरा है वह किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ पर एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो सिद्ध परंपरा का जन्म बौद्ध धर्म से है। बुद्ध के निर्वाण के बाद, बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति के बाद बौद्ध धर्म के सामंतों ने प्रचार किया। किसका? तो बौद्ध धर्म से संबंधित जो उनकी मान्यताएं थी, सामंतों ने बुद्ध के निर्माण के बाद उसका प्रचार सभी जगह किया, जनमानस के बीच में। ठीक, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, बौद्ध धर्म सहानुभूति और सदाचार के मूल तत्वों पर आधारित था। बौद्ध धर्म की जो प्रवृत्ति थी वह क्या थी? सहानुभूति और सदाचार था। किंतु आगे चलकर धर्म के अनुयायियों, जो सामंत थे, अनुयायियों में मतभेद हुआ, और मतभेद का कारण क्या था? तो सैद्धांतिक और साधनात्मक प्रश्नों को लेकर मतभेद शुरू हो गया। नेक्स्ट, और ये जो मतभेद हुआ उनके अनुयायियों के बीच में सैद्धांतिक और साधनात्मक प्रश्नों को लेकर, तो मतभेद के कारण प्रथम शताब्दी तक बौद्ध धर्म महायान और हीनयान शाखा में विभाजित हो गया। महायान शाखा और हीनयान शाखा के बारे में आप सभी जान रहे होंगे, हिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा ही है, एग्जाम में इस पर क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो बौद्ध धर्म किस में विभाजित हो गया? महायान शाखा में और हीनयान शाखा में विभाजित हो गया। अब देखिए, महायान शाखा और हीनयान शाखा, इन्हीं दो में से किसी एक में सिद्ध साहित्य आते हैं। और किस में आते हैं? देखिए आगे आपको पता चलेगा कि महायान शाखा में सिद्ध साहित्य आते हैं या हीनयान शाखा में। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, महायान शाखा लोक निर्माण के समर्थक थे। महायान शाखा लोक निर्माण यानी कि सभी के लिए निर्माण प्राप्ति का कार्य करते थे, किंतु हीनयान व्यक्तिगत साधना के समर्थक थे। हीनयान व्यक्तिगत साधना के समर्थक थे, उन्हें लोक से कोई लेना देना नहीं था। देखिए नेक्स्ट है, महायान शाखा वाले अपने रथ में यानी कि अपनी शाखा में, जैसा यहाँ बोला जा रहा है लोक, लोक मीन्स सभी के लिए, तो उसी पर यहाँ पर देखिए, महायान शाखा वाले अपने रथ में ऊंच नीच, छोटे बड़े, गृहस्थी और सन्यासी सबको निर्माण तक पहुंचाने का दावा करते थे। कौन? तो महायान शाखा के लोग। किंतु हीनयान शाखा में केवल विरक्त और सन्यासी, जो सांसारिक जीवन को छोड़ देते हैं वैसे लोगों को, विरक्त को, और जो सन्यासी थे उनको ही आश्रय दिया जाता था निर्माण प्राप्ति के लिए। ठीक है, तो ये दो अंतर थे किसमें? तो महायान शाखा में और हीनयान शाखा में। देखिए यहाँ पर एक और पॉइंट है दोनों शाखाओं को लेकर, महायानियों के द्वारा, यानी कि महायान जो शाखा थे उनके द्वारा मठ और विहार का निर्माण किया गया। अभी हम वर्तमान में भी देखते हैं बहुत सारे बौद्ध धर्म के मठ और विहार हैं, तो उसी पर बोला जा रहा है कि वो जो मठ और विहार निर्माण जो हम देखते हैं वो कौन से शाखा के द्वारा किया हुआ है? तो वो महायान शाखा के द्वारा किया गया है। तो महायान शाखा द्वारा मठ एवं निर्माण के विहार के निर्माण पर जोर दिया गया, किंतु हीनयानियों यानी कि हीनयान शाखा के लोग सरल जीवन व्यतीत करते थे। उन्हें मठ और विहार के निर्माण पर उन्होंने कोई विश्वास नहीं था, वो सरल जीवन व्यतीत करते थे। नेक्स्ट देखिए, जैसा कि ऊपर देख रहे हैं कि महायान शाखा में सभी के लिए, सभी को आने जाने की छूट थी, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, गृहस्थ से भी जुड़ा हुआ हो या सन्यासी हो, सभी को आने जाने की छूट थी। यहाँ तक कि स्त्रियों को भी आने जाने की छूट थी। तो यही सब के कारण जब किसी भी जगह पर सभी जाने लगे तो वहाँ पर मतभेद, भ्रष्टाचार, ये सब भी होने लगा। देखिए उसी पर एक पॉइंट है कि आगे चलकर महायान शाखा में भ्रष्टाचार और मंत्रों का प्रयोग होने लगा। पहले ये नहीं होता था मंत्रों का प्रयोग, लेकिन जैसे जैसे लोग आने लगे और सभी में एक दूसरे में मतभेद होने लगा, तो उसी को लेकर महायान शाखा में भ्रष्टाचार और मंत्रों का प्रयोग के कारण महायान मंत्रयान का निर्माण हुआ। जो महायान शाखा था उसी के अंदर एक और शाखा तैयार हुआ,
वो महायान मंत्रयान, जो मंत्रों के द्वारा निर्माण प्राप्ति का कार्य करते थे। ठीक है, तो इस तरह बौद्ध धर्म महायान से यंत्रयान, वज्रयान आदि में बट गया। यहाँ यंत्रयान मंत्रयान ही है, ठीक है, उसी को समझिएगा कि इस तरह बौद्ध धर्म महायान से यंत्रयान और वज्रयान आदि में बट गया। अब देखिए यहाँ पर जो वज्रयान नाम आ रहा है, देखिएगा इस पर इंपॉर्टेंट आगे पॉइंट है, इसे अच्छे से देखिएगा। देखिए यहाँ नेक्स्ट पॉइंट, तंत्र मंत्र के द्वारा सिद्धि चाहने वाले वज्रयान जो हैं वही हैं जो तंत्र मंत्र का प्रयोग करने लगे थे। ठीक है, तो तंत्र मंत्र के द्वारा सिद्धि चाहने वाले वज्रयानी यानी कि वज्रयान जो है वज्रयानी सिद्ध कहलाएं। ठीक है, तो सिद्ध कौन कहलाएं? ये जो दो हैं यंत्रयान और वज्रयान, यही सिद्ध कहलाएं और अपने मतों यानी कि वज्रयान जो तत्व थे उनके मत थे उसी को जनमानस में प्रचार करने के लिए इनके द्वारा जो साहित्य जन भाषा में लिखा गया, वज्रयानी ने अपने मत जो उनके मत थे उसे जनमानस में पहुंचाने के लिए जो उनके द्वारा जनभाषा में साहित्य लिखा गया वही आदि काल में सिद्ध साहित्य कहलाया। तो यहाँ आपने देखा जो सिद्ध साहित्य है वह किस प्रकार सबके सामने आया, बौद्ध धर्म से संबंधित है, लेकिन वह वज्रयानी जो महायान शाखा के लोग थे वो सिद्ध कहलाए और उनके द्वारा जो अपने चीज़ों को जनमानस के बीच में पहुंचाने के लिए जो साहित्य लिखा गया वज्रयानी सिद्ध के द्वारा, तो वही आदिकाल में सिद्ध साहित्य कहलाया। तो यहाँ आपने देखा काफ़ी इम्पोर्टेंट था, यहाँ से आप समझ गए कि सिद्ध साहित्य क्या है और किस तरह से आया है। अब जो सिद्ध साहित्य लिखा गया उसके बारे में देखिए। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सिद्ध साहित्य के अनुसार जो सिद्ध साहित्य लिखा गया तो कितने सिद्ध थे जिन्होंने ये साहित्य लिखा होगा, तो उसी पर यहाँ पर पॉइंट है कि सिद्ध साहित्य के अनुसार सिद्ध की संख्या 84 मानी जाती है। कितना? तो 84 सिद्ध हुए, किंतु वर्तमान में 23 सिद्धों की रचनाएं उपलब्ध हैं। 84 सिद्ध बताए गए हैं, लेकिन वर्तमान में जो जिनकी रचनाएं उपलब्ध हैं वह उनकी संख्या कितनी है? 23 सिद्ध ही हैं। और देखिए ये लास्ट का पॉइंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक सिद्ध जो है तो प्रत्येक सिद्ध के नाम के पीछे या शब्द जुड़ा होता है। या शब्द मीन्स या शब्द भी होगा या फिर उच्चारण में या शब्द आएगा, तो इसे याद रखिएगा। प्रत्येक सिद्ध के नाम के पीछे या शब्द जुड़ा होता है। तो यहाँ आपने देख लिया सिद्ध साहित्य किनके द्वारा रचित है। यहाँ पर आपने देख लिया कि सिद्ध साहित्य के अनुसार सिद्ध की संख्या 84 है, किंतु वर्तमान में 23 सिद्ध की रचनाएं उपलब्ध हैं। तो अब हम जो सिद्ध साहित्य में रचना की गई है और उसके जो प्रमुख कवि हैं अब हम उनके बारे में देखते हैं। यहाँ तक आपने देख लिया। अब चलिए आगे हम देखेंगे जो यहाँ पर जैसा बताया गया कि 84 सिद्ध हैं, तो जो इनके प्रमुख सिद्ध हुए और इनकी जो साहित्य इनके द्वारा जो साहित्य रचना की गई तो वो कौन सी है उसे हम देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, उनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। जैसा मैंने बताया यहाँ पर सिद्ध साहित्य को देखेंगे और उनके जो कवि हैं उनके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या पॉइंट है उसे सबसे पहले देख लेते हैं। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए, ये पॉइंट हमने पहले भी देखा था लेकिन यहाँ पर भी देख लीजिए। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा वही हिंदी के सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आता है। सिद्धों के द्वारा जो अपने वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य लिखा गया वही हिंदी में सिद्ध साहित्य यानी कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास हम पढ़ते हैं वही हिंदी में सिद्ध साहित्य आता है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। देखिए यहीं पर राहुल सांकृत्यायन हुए, ठीक है। उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि 84 सिद्धों का नाम का उल्लेख है। 84 सिद्धों के नाम का उल्लेख है किनके द्वारा? तो राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। और उनका मानना है कि 84 सिद्धों में से एक सिद्ध है सरहप्पा, ठीक है। उन्हीं से
साहित्य का आरंभ हुआ है। किनसे? तो सरहप्पा से। 84 सिद्धों में सरहप्पा सिद्ध हैं जिनसे सिद्ध साहित्य का आरंभ माना गया है। इन्हें याद रखिएगा। और यहाँ देखिए सिद्धों में जो, जैसा अभी पीछे हमने देखा था कि वर्तमान में 23 सिद्धों की रचनाएं उपलब्ध हैं, तो उनमें देखिए सबसे प्रमुख जो कवि हैं सिद्ध साहित्य के, उनके बारे में बोला जा रहा है कि सिद्धों में सरहप्पा, सबरप्पा, लुइपा, डोम्भिया, कन्हप्पा एवं कुकुरिप्पा हिंदी के मुख्य सिद्ध कवि हुए। देखिए सभी के नाम के पीछे में या शब्द आ रहा है, जैसा हमने पीछे वो पॉइंट देखा था। तो ये जो 6 कवि हैं ये मुख्य सिद्ध कवि हैं और इनकी रचनाएं ही हिंदी साहित्य के इतिहास में सिद्ध साहित्य में शामिल हैं। तो जैसा मैंने अभी बोला था कि इनके ये जो 6 कवि हैं उनका ही हम संक्षिप्त परिचय देखेंगे और उनके द्वारा जो साहित्य रचना की गई है उसका जानकारी लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं उन्हीं के बारे में लेकर के आया हूँ पॉइंट। देखिए सिद्ध कवियों का संक्षिप्त परिचय एवं उनका सिद्ध साहित्य में योगदान। तो जैसा ऊपर में हमने देखा कि 84 सिद्धों में से सरहप्पा सबसे पहले साहित्य कवि हैं जिनसे सिद्ध साहित्य का प्रारंभ माना गया है। तो सबसे पहले हम उन्हीं को देखते हैं, सरहप्पा को ही। तो सरहप्पा से संबंधित प्रमुख बिंदुओं को देखते हैं। यहाँ पर क्या है, पहला पॉइंट देख लीजिए। ये सरहपाद, सरोज व्रज, राहुल भद्र आदि नामों से प्रसिद्ध हैं। यानी कि सरहप्पा का और भी नाम है, तो वह नाम क्या है? सरहपाद, सरोज व्रज, राहुल भद्र, ये नाम भी सरहप्पा के हैं, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि 84 सिद्धों में से सबसे पहले सिद्ध कौन हुए? तो सरहप्पा हुए, जिनसे साहित्य का आरंभ माना गया है, तो इसलिए इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। याद रखिएगा इन्हें। सरहप्पा जाति के ब्राह्मण थे। नेक्स्ट पॉइंट, सरहप्पा के रचना काल के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कई विद्वानों में मतभेद है कि सरहप्पा का काल कौन सा रहा है, रचना काल। किंतु राहुल सांस्कृत्यायन, जो ऊपर में हम लोगों ने नाम देखा था, उनका मानना है कि सरहप्पा का समय 761 ईस्वी है। और जो राहुल जी के द्वारा जो बताया गया कि 761 ईस्वी, उससे बहुत से विद्वान जो हैं वह सहमत हैं। ठीक है, कि इनका कार्यकाल 761 ईस्वी ही रचना काल माना गया है। तो इसे याद रखिएगा अच्छे से। देखिए लास्ट पॉइंट जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। देखिए सरहप्पा के बारे में बोला जा रहा है कि इनके द्वारा 32 ग्रंथ लिखा गया। किनके द्वारा? तो सरहप्पा के द्वारा। सरहप्पा के द्वारा 32 ग्रंथ लिखा गया है और इनमें दोहा कोश हिंदी की रचनाओं में प्रसिद्ध रचना है। कौन सा? तो दोहा कोश। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि दोहा कोश किसकी रचना है? तो सरहप्पा। किस सिद्ध कवि की रचना है? तो सरहप्पा की प्रसिद्ध रचना है दोहा कोश। तो इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो सिद्ध कवि हैं वह है सबरप्पा। ठीक है, तो सबरप्पा के बारे में देखते हैं जो उनके मुख्य बिंदु हैं उसे। तो पहला पॉइंट जो है, इनका जन्म क्षत्रिय कुल में 780 ईस्वी में हुआ। किसका जन्म? तो सबरप्पा का जन्म क्षत्रिय कुल में 780 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, सरहप्पा इनके गुरु थे। पहले जो सिद्ध कवि हैं सरहप्पा, ये गुरु हैं किनके? तो सबरप्पा के गुरु हैं। इसे याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सरहप्पा किनके गुरु हैं? तो सबरप्पा के। ठीक है, नेक्स्ट है, सबरू जैसा जीवन व्यतीत करने के कारण सबरप्पा कहे गए। सबरप्पा नाम किस प्रकार पड़ा? तो सबरू जैसा जीवन व्यतीत। सबरू मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पर जो जीवन व्यतीत करते हैं, जैसे वर्तमान में भील जाति के जो लोग होते हैं उनके बारे में बोला जाता है सब। तो उन्हीं के बारे में बोला जा रहा है कि सबरू जैसा जीवन व्यतीत करने के कारण सबरप्पा कहे गए। और नेक्स्ट है पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे, चर्यापद। चर्यापद इनकी प्रसिद्ध रचना है। चर्यापद किस सिद्ध साहित्यकार की रचना है? तो सबरप्पा की रचना है। तो याद रखिएगा, दोहा कोश सरहप्पा की रचना है, चर्यापद सबरप्पा की।
इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक देख लिया। अब हम देखते हैं लुइपा जो इनके मुख्य कवि हुए सिद्ध साहित्य के, उनके बारे में देखते हैं। तो लुइपा के बारे में बोला जा रहा है कि इनका जन्म राजा धर्मपाल के शासनकाल में कायस्थ परिवार में हुआ। लुइपा का जन्म धर्मपाल के शासनकाल में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है सबरप्पा इनके गुरु थे। सबरप्पा किनके गुरु हैं? लुइपा। और सबरप्पा के गुरु कौन थे? सरहप्पा। तो ये तीनों को याद रखिएगा। ठीक है, लुइपा के गुरु कौन है? तो सबरप्पा गुरु हैं। नेक्स्ट, इनकी साधना से प्रभावित होकर, लुइपा की साधना से प्रभावित होकर उड़ीसा के तत्कालीन राजा और मंत्री इनके शिष्य बन गए थे। नेक्स्ट पॉइंट, 84 सिद्धों में, जो 84 सिद्ध बताया गया राहुल साइंस ज्ञान के द्वारा, तो उसमें बोला जा रहा है कि 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका है? तो लुइपा का है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किस सिद्ध कवि का है? तो आपका आंसर क्या होगा? लुइपा। ठीक है, इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर आपने 3 सिद्ध कवि के बारे में देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है उनका नाम है डोमी भप्पा। ठीक है ना, डोमी भप्पा। ठीक है, तो उनके बारे में देख लेते हैं। इनका जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में 840 ईस्वी में हुआ। पहला पॉइंट है, इनका जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में 840 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, इनके द्वारा 21 ग्रंथ की रचना की गई। 21 ग्रंथ की रचना डोम्बी भप्पा के द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, डोम्बी गीतिका, योगचर्या और अक्षर द्वीपोपदेश आदि प्रमुख रचना है। इसे याद रखिएगा। डोम्बी गीतिका, योगचर्या और अक्षर द्वीपोपदेश ये किसकी प्रमुख रचना है? तो ये रचना है डोम्बी भप्पा के द्वारा। ठीक है, तो ये इनके बारे में देख लिया हमने। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो कवि हैं, सिद्ध कवि हैं, कन्हप्पा। इनके बारे में देखते हैं। तो कन्हप्पा के बारे में जो पॉइंट बताया गया है वह है, इनका जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण परिवार में 820 ईस्वी में हुआ। कन्हप्पा का जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण परिवार में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, यह बिहार के सोमपुरी स्थान में रहते थे। कौन? बिहार के सोमपुरी स्थान में कौन सिद्ध कवि रहे हैं? तो कन्हप्पा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और कन्हप्पा के गुरु कौन हुए? तो जालंधरप्पा। ठीक है, कन्हप्पा के गुरु कौन हुए हैं? तो जालंधरप्पा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, इनके द्वारा 74 ग्रंथ की रचना की गई है। ठीक है, 74 ग्रंथ की रचना किनके द्वारा किया गया? तो कन्हप्पा के द्वारा। तो बहुत सारे सिद्ध कवि हुए जिनके द्वारा ग्रंथ की रचना की गई और सबके लिए अलग अलग नंबर है, तो इसे अच्छे से याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो काफ़ी टफ होगा, तो याद रखिएगा किनके द्वारा कितने ग्रंथ की रचना की गई है। तो कन्हप्पा के द्वारा 74 ग्रंथ की रचना की गई है। और इनकी जो अधिकांश रचनाएं हैं वह दार्शनिक विषय पर आधारित है। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अपनी रहस्यात्मक भावनाओं से परिपूर्ण गीतों की रचना कर। कन्हप्पा के द्वारा जो रचना हुई है वह रहस्यात्मक भावनाओं से परिपूर्ण थी और इसके कारण ही कन्हप्पा हिंदी के कवियों में प्रसिद्ध हुए। ठीक है, तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पर आपने कन्हप्पा के बारे में देख लिया। अब इनके छठे प्रमुख सिद्ध साहित्य के जो कवि हैं उनके बारे में देखते हैं। देखिए उनका नाम क्या है? उनका नाम है कुकुरिप्पा। ठीक है, इसे याद रखिएगा। इनके बारे में जो पहला पॉइंट है उसे हम देखते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है, इनका जन्म कपिलवस्तु में ब्राह्मण परिवार में हुआ। ठीक है, कपिलवस्तु में किनका जन्म हुआ है? तो कुकुरिप्पा का जन्म हुआ है। और नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है, देखिए चरपटिया इनके गुरु थे। चरपटिया किनके गुरु हैं? तो कुकुरिप्पा के गुरु हैं। इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, इनके द्वारा 16 ग्रंथ की रचना की गई है। कुकुरिप्पा के द्वारा कितने ग्रंथ की रचना की गई है? तो 16 ग्रंथ की। देखिए ये जो ग्रंथ के बारे में मैंने बताया कि डोम्बिविया के द्वारा 21 ग्रंथ की रचना की गई, कन्हप्पा के द्वारा 74 ग्रंथ की, कुकुरिप्पा के द्वारा 16 ग्रंथ की। इस तरह जो ग्रंथ की रचना की गई है तो इसे अच्छे से याद रखिएगा और क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ हमने सिद्ध साहित्य के 6
कवियों के बारे में देखा, उनकी जो प्रमुख रचना थी उनको देखा, इनके गुरु कौन थे, इनका काल क्या था। तो इसे याद रखिएगा अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह, एग्ज़ाम में पूछने के लिए इससे प्रश्न बनते हैं। तो आगे देखते हैं यहाँ पर फिर, जैसा कि यहाँ पर हमने सिद्ध साहित्य के 6 कवियों को देखा, तो ऐसा नहीं है, इसके पहले जो हम लोगों ने एक सेंटेंस देखा था, वहाँ बताया गया था कि 84 सिद्ध हुए, उनमें 23 सिद्ध के बारे में हमें जानकारी वर्तमान में मिलती है। तो इन 6 के अलावा भी बहुत सारे कवि हुए जिन्होंने अपने मत का प्रचार करने के लिए जनभाषा में अपनी वाणी का प्रचार किया, ठीक है, पद के रूप में, यहाँ पर पद होगा, ठीक है, पद में किया। तो वो क्यों नहीं शामिल हुए, क्या आधार रहा कि उन्हें सिद्ध साहित्य में शामिल नहीं किया गया उनकी रचनाओं को? तो देखिए वो पॉइंट यहाँ पर है कि उपरोक्त सिद्ध कवियों के अतिरिक्त अन्य सिद्ध कवि भी हुए। ऊपर में जो 6 कवि हैं और 23 जो कवि हैं, उनके अलावा भी बहुत से सिद्ध कवि हुए जिन्होंने जन भाषा में अपनी वाणी का प्रचार पद में किया, कविता के रूप में किया, किंतु उनकी कविता में कवित्व का उतना अंश नहीं था, ठीक है। उनके द्वारा जो कविता लिखी गई उसमें कवित्व की जो भावना होती है उसका अंश बिल्कुल नहीं था या न के बराबर था, और वही आधार रहा जिसके आधार पर उसे साहित्य के विकास में योगदान नहीं माना गया है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, क्यों नहीं अन्य जो सिद्ध कवि हुए उनके द्वारा जो रचना हुई उन्हें साहित्य के विकास में योगदान नहीं माना जा सका, तो यह रीज़न है, ठीक है। अब देखिए सिद्ध साहित्य जो लिखा गया आदिकाल में, तो नेक्स्ट जो भक्ति काल है उसमें उसका क्या योगदान रहा है, तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, सिद्ध कवियों की रचना सिद्ध साहित्य के लिए गौरव का विषय है। इस काल में जो रचना सिद्ध कवियों के द्वारा की गई तो वह सिद्ध साहित्य में उनके लिए गौरव का विषय है। इन्होंने जो हिंदी साहित्य में कविता की जो प्रवृत्तियां आरंभ की, जो शुरुआत इन्होंने हिंदी साहित्य में कविता लिख करके की है, उसका प्रभाव भक्ति काल में भी देखने को मिलता है। भक्ति काल में भी सिद्ध साहित्य जो लिखा गया है सिद्ध कवियों के द्वारा, तो उसका प्रभाव भक्ति काल में भी देखने को मिलता है। और किस रूप में देखने को मिलता है, देखिए नीचे का पॉइंट है कि इस काल की रचनाएं, इस काल में सिद्ध साहित्य में जो लिखा गया है सिद्ध आदिकाल में सिद्ध साहित्य के रूप में, तो उसके बारे में बोला जा रहा है कि इस काल की रचनाएं भक्तिकालीन काव्य के लिए सामाजिक चेतना की पीठिका साबित हुई। महत्वपूर्ण बिंदु साबित हुआ है। कृष्ण भक्ति में जो प्रवृत्ति मार्ग है, भक्ति काल में जो बताया जा रहा है कि भक्ति काल में जो कृष्ण भक्ति में जो प्रवृत्ति मार्ग है, उसकी प्रेरणा के सूत्र भी हमें सिद्ध साहित्य से मिलते हैं। तो सिद्ध कवियों के द्वारा जो सिद्ध साहित्य लिखा गया, तो भक्ति काल में भी उसका कुछ अंश देखने को मिलता है। जब हम आगे भक्ति काल पढ़ेंगे वहाँ पर हम इसे विस्तृत रूप में देखेंगे कि क्या योगदान है सिद्ध साहित्य का भक्ति काल में। तो यहाँ तक आपने देखा सिद्ध साहित्य के बारे में, सिद्ध कवियों के बारे में, उनके द्वारा क्या रचनाएं हैं, उनका क्या योगदान है सिद्ध साहित्य में। तो यहाँ पर आज का वीडियो समाप्त होता है सिद्ध साहित्य से संबंधित। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो जैन साहित्य से संबंधित होगा, तो इसे अच्छे से पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनेंगे। और जैसा आप देख रहे हैं नीचे मैंने 4 प्रश्न लिखे हैं, ये 4 जो प्रश्न है यह डिस्क्रिप्टिव के लिए है। यहाँ पर मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिखा है, इसका आंसर भी मैं आप लोगों को दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। तो पहले यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चारों जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्वेश्चन को पहले, आदिकालीन साहित्य में सिद्ध साहित्य के प्रवृत्ति एवं प्रभाव के आधार पर वर्णन करें। या जेपीएससी बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं सभी पर आंसर दूंगा एक एक कर। यहाँ क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल में राजनीति और धार्मिक परिस्थिति का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल में सामाजिक साहित्यिक परिस्थिति का वर्णन करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लास्ट का जो क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा गया है जब पीएससी के एग्ज़ाम में, सांस्कृतिक परिस्थिति पर टिप्पणी लिखें। सिद्ध साहित्य पर सांस्कृतिक परिस्थिति पर टिप्पणी लिखें। तो ये 4 क्वेश्चन है और इस पर मैं वीडियो आप लोगों को ला करके दूंगा और आप चैनल पर बने रहें।
तो यहाँ पर आपने आज आदिकाल मेरे द्वारा बताया गया, और आदिकाल में हमने सबसे पहले सिद्ध साहित्य को देखा और नेक्स्ट हम जैन साहित्य को देखेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर से कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर भी कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जैन साहित्य देखेंगे वहाँ पर हम। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।